वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने कृष्णा स्टडी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बेसिक केमिस्ट्री की पार्ट 7 वीडियो में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण नियमों को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला, काफ़ी सारे हमने परमाणु मॉडल और ये सब आपको पढ़ा दिया है। उसमें जो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी और एक ट्रिक के माध्यम से आपको खोजकर्ता और उसके आवेश वगैरह सब याद कराए थे। तो सबसे पहला नियम आता है डी ब्रागली का नियम, डी ब्रागली सिद्धांत या डी ब्रागली का नियम। कभी कभी ये दे ब्रागली इस तरह से भी लिख दिया जाता है, तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन अपने आप कर सकते हैं। डी ब्रागली सिद्धांत या दे ब्रागली का नियम। इन्होंने क्या बताया था, इनके नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, मैं केवल थ्योरी को बोलूंगा, बहुत कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग सुन करके और फिर उसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। इनके नियम के अनुसार, डी ब्रागली के सिद्धांत के अनुसार, जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग तथा गुण, तरंग तथा कण, पार्टिकल और वेव दोनों के गुण रखता है, दोनों के गुण एडॉप्ट करता है। और इसके लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल भी किए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा कि जो इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराई, उनके इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में क्या कर दिया उन्होंने, एक पंखा रख दिया। क्या रख दिया? एक पंखा रख दिया। और वो पंखा क्या कर रहा था? घूम रहा था। जब घूम रहा था तो इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, वो कण है। ऐसे ही उन्होंने फिर क्या करा, एक स्वर्ण परत ले ली। क्या ले ली? स्वर्ण की परत, गोल्ड फॉइल। उस पर क्या करा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की बमबारी कराई, तो उस पर क्या हुई? चमक उत्पन्न हुई। क्या हुई? चमक उत्पन्न हुई। तो इससे क्या पता चला कि वो कैसी है? वेव है। ठीक है, तो डी ब्रागली का सिद्धांत क्या कहता है? डी ब्रागली के सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है उनमें दोनों प्रकार के यानी कण तथा तरंगों के गुण विद्यमान होते हैं। अतः इसे डी ब्रागली का या इलेक्ट्रॉन का द्वैती प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। द्वैती प्रकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड नियम की बात करते हैं, हुंड का नियम। हुंड का उच्च बहुलकता का नियम भी इसको कहते हैं। हुंड का उच्च बहुलकता का नियम, हुंड का उच्च बहुलकता का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या रहा? का नियम, जहां हमने आपको सेल और सबसेल पढ़ाए थे ना, और उसमें आपको ऑर्बिट भी पढ़ाया था। उस ऑर्बिट में हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस उसी पर आधारित है ये। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी सेल के किसी भी सब सेल में के किसी भी कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत होता है, जिनकी घूमने की दिशा क्या होती है? अपोजिट होती है। तो हुंड के नियम के अनुसार क्या था कि किसी भी सेल, जो हमने बताया था आपको, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर सेल है, तो उस सेल में, किसी भी सेल में, किसी भी परमाणु में, किसी भी सेल में, और उसमें भी क्या होते हैं? सब सेल, तो किसी भी सब सेल में यानी उपकोष के किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और उनका चक्रण कैसा होगा? विपरीत होगा। एक ये दक्षिणावर्त घूम रहा होगा तो एक वामावर्त घूमेगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हुंड के नियम के अनुसार आता है। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने बताया था। ये नियम हमने जो लास्ट वीडियो थी बेसिक केमिस्ट्री की 6 में, उसमें जिक्र किया था इसका। हर एलिमेंट क्या चाहता है? अपने लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहता है? या तो 8 या 0 चाहता है। तो इसीलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम यही कहता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों के जो हर आठवां जो तत्व है उसके गुणधर्म समान होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक जो नियम था वो उसका भी फॉलो करता था। जो हमारे संगीत के 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, हर 8वां सुर जो होगा क्या होगा? वो वही होगा वापस, सारे गामा पाधा निसा, फिर से वापस वही आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो हर 8वां तत्व है पीरियोडिक टेबल का वो कैसा होगा? सेम गुणों वाला होगा, समान गुणों वाला होगा। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो हर तत्व होगा वो अपने अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। इसके बाद आता है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। मेंडलीव जो है ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, रशियन साइंटिस्ट थे मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या करा था कि जो हमारे पास तत्व थे, ज्ञात जो थे, उन सबको एक अरेंजमेंट दिया था, एक इस तरह से सारणी तैयार की थी जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी जानते हैं। हालांकि इसको आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। ये आगे हम कभी बताएंगे आपको किस तरह से पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं आसानी से। तो मेंडलीव ने अपना जो मूल आवर्त नियम दिया था, जिस पर पूरी उसकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी, तो सबसे पहले इसके क्या था? मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार कैसे लिख सकते हैं आप इसको? ऐसे लिख सकते हैं, मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक
एवं रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये नियम गलत कर दिया गया था, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये नियम बाद में गलत हो गया था, जिसको ठीक करा H.G. मोजले ने। तब कौन सा नियम आया? आधुनिक आवर्त नियम आया, जिसको मोजले का नियम भी कहा जाता है। मोजले का नियम भी कहा जाता है, मोजले का नियम। इन्होंने इसको ठीक करा, मोजले का नियम, आधुनिक आवर्त नियम। इन्होंने क्या करा? सेम बिल्कुल नियम दिया। इन्होंने क्या कहा? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, यानी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? परमाणु क्रमांकों के। इन्होंने क्या चेंजेस लेके आए हैं? परमाणु भार की बजाय क्या कहा इन्होंने? परमाणु क्रमांकों के। तो अब आप जो देखते हैं पीरियोडिक टेबल, वो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखी गई है। यानी पीरियोडिक टेबल में जब आप इस तरह से देखेंगे, ये इस तरह से बनी हुई है पीरियोडिक टेबल, फिर यहाँ पर है इस तरह से, तो यहाँ हाइड्रोजन, फिर हीलियम, यानी 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में पीरियोडिक टेबल को रखा गया। तो वो इसी के आधार पर है। ओके, इसके बाद आता है आपका हाइजेनबर्ग का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। हमने अब ये भी जाना था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर सेल होती हैं। सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, डिटेल में आप लोग अपने किताब से ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स की बात कर रहा हूँ केवल। आप जो 11th-12th में जाएंगे तो उसमें आपको ये सारे जो नियम है वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि मैं 10वीं स्तर तक की केमिस्ट्री आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो ये केवल जनरल वे में आपको बता रहा हूँ कि ये नियम है और इनको आपको जान लेना जरूरी है। हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल है, और उस सेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी लगाती है। एक तो वो कक्षा में आप चक्कर लगाते हैं, और दूसरा अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। तो इस तरीके से वो क्या होता है, बार बार वो अपनी उनकी स्थिति जो होती है वो चेंज होती रहती है। अभी यहाँ है, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, सेकंड्स में बहुत तेजी से चेंज होती है। सेकंड के भी 1,00,000वें हिस्से में ये अपनी क्रिया करते रहते हैं। तब हाइजेनबर्ग ने ये कहा था, इसको अनिश्चितता का नियम भी कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या अनिश्चितता का नियम, अनिश्चितता का नियम। ठीक है, अनिश्चितता, ठीक है, जो वर्ड को करेक्ट कर लेना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम, इसके अनुसार क्या था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी कि नाभिक से कितनी दूर स्थित है, तथा संवेग यानी मोमेंटम, कितनी ताकत के साथ वो अपनी जो मूवमेंट है वो कर रहा है। तो स्थिति तथा संवेग को एक साथ एक ही समय पर यथार्थता पूर्वक नापना असंभव है। एक्यूरेट के साथ नापना कि वो नाभिक से कितनी दूरी है, उसी सेकंड में तो हम ये भी पता लगा लें और ये भी पता लगा लें कि किस गति से वो चल रहा है। तो वो एक साथ, और मैं अपने अनुभव के साथ पर ये कहता हूँ कि इसीलिए हम अभी साइंस में बहुत पीछे हैं, इसीलिए हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं कि एक तीर और छोड़ते थे राम जी और उसके 100 तीर बन जाते थे। ठीक है, मेरी बात से अगर सहमत हो तो कभी इस पर डिस्कस करेंगे आगे फर्दर चीज़ों को। तो मैं इसको इसी वे में देखता हूँ कि अभी भी हम अनिश्चित हैं इस बात को नापने में, केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग को ही नापने में हम अभी भी योग्य नहीं है। एक ही साथ एक ही समय पर, यानी एक ही साथ एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग को यथार्थपूर्वक मापना असंभव है। एक का मान जितना निश्चित होगा, दूसरे का मान उतना ही अनिश्चित होगा। ये उनका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसको यूं भी डिनोट किया जाता है, डेल्टा एक्स जो कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, इंटू डेल्टा पी जो कि उसका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, संवेग है, इज लेस देन एंड इक्वल्स टू h/4π, या कभी कभी 2π भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ले सकते हैं। एक और नियम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियमों को मैंने एक जगह लेके आया हूँ आपके सामने, सबसे लास्ट और बचता है पाउली का अपवर्जन नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक वर्ड आएगा, उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली जो थे उन्होंने एक बात बताई थी, उनके अनुसार अब दो एक नियम और आते हैं, जैसे आफबाऊ का नियम हो गया, एक N+L का नियम हो गया, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आफबाऊ के नियम में मैंने आपको बताया था। पाउली ने ये बताया था कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याओं का मतलब हम जानते हैं कि एक तो हम सेल पढ़ते हैं, ठीक है, सेल, एक पढ़ते हैं सब सेल, और एक पढ़ते हैं ऑर्बिट,
और ऑर्बिट में भी उसका क्या कहते हैं, स्पिन देखते हैं हम, स्पिन। ठीक है, इसके आधार पर हम 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। एक क्वांटम संख्याओं पर अलग से वीडियो बनाएंगे, उनको फाइंड करना, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो एन, एल, एम और एस, इससे डिनोट करते हैं हम 4 प्रकार की क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं का मतलब इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को ही बताना है। एक सेल के अंदर, एक एटम के अंदर, परमाणु के अंदर जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति जाननी है तो हमको क्या क्या चाहिएगा कि वो किस सेल में है, उस सेल के भी किस सब सेल में है, उस सब सेल के भी किस ऑर्बिट में है, और किस, अगर ऑर्बिट में है तो हुंड ने क्या बताया, ऑर्बिट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए हमको 4 बातें जाननी पड़ेंगी, सेल, सब सेल, ऑर्बिट और उसकी स्पिन। इन्हीं 4 को जिन से डिनोट किया जाता है उनको हम 4 क्वांटम संख्या कहते हैं। और इन्हीं चारों क्वांटम संख्याओं पर आधारित पाउली का वर्जन में उन्होंने ये कहा था कि कभी भी किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की, कोई 2 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए किसी एक परमाणु से, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरा, ये एक ही एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर मैं दोनों की ये चारों क्वांटम संख्या यानी स्थिति फाइंड करने के लिए चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकालूंगा, तो ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी एक समान नहीं हो सकते। 3 के मान चाहे समान क्यों ना हो सकता है उसी सेल में एक और इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है उसी में है, हो सकता है इसी ऑर्बिट में है, लेकिन चौथी का मान अवश्य भिन्न होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से पावली ने अपना एक नियम दिया। पावली के वर्जन नियम के अनुसार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की, एक ही परमाणु की बात कर रहे हैं, किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, चाहे 3 का मान समान क्यों ना हो। कोई भी 3 समान हो सकती है, चाहे 3 का मान समान क्यों ना हो, परंतु चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ये पावली ने अपने नियम में बताया। ओके, तो ये आज के 1 2 3 4 5 6 7 लगभग नियम हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम थे, महत्वपूर्ण नियम थे, और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और बेसिक केमिस्ट्री लगभग 12 या 13 14 तक जाएगी। मैं चाहूँगा 15 इसके पार्ट में बनाओ, 15 पार्ट में 9th और 10th का पूरा केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, और 11th 12th वाले बच्चों के लिए बेस तैयार हो जाएगा, जिससे आप उनको केमिस्ट्री पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ यूं ही, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।